हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो है व्हाट इज इंटरलॉकिटरी ऑर्डर। इस इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इंटरलॉकिटरी ऑर्डर होते क्या हैं, कौन से होंगे, कौन से नहीं होंगे, और क्या इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सारी चीज इसी के ऊपर डिपेंड होती है, काफी सारे प्रोसीडिंग्स के अंदर, काफी सारे केस के अंदर। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स को हम लोग रिवीजन के अंदर चैलेंज कर देते हैं, लेकिन वो ऑर्डर्स चैलेंज नहीं किया जा सकता उन ऑर्डर को चैलेंज, क्योंकि वो इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स होते हैं और फिर हमारी रिवीजन एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है। तो समझते हैं इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स क्या होते हैं। मैं हूं आपके साथ एडवोकेट सुधीर अलावत। आज अपने इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को मेनली कंसीडर करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज इंटरलॉकेटरी ऑर्डर, वेदर रिवीजन बी फाइल्ड अगेंस्ट इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स और एग्जांपल्स। तो सबसे पहले एक बार हम रिवीजन को समझने के लिए एक बार रिवीजन का सेक्शन समझ लेते हैं, जो सीआरपीसी का सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 कहता है कि जो पावर है रिवीजन की, जो कि 397 के अंदर दे रखी है सब सेक्शन 1 के अंदर, इज शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन रिलेशन टू एनी इंटरलॉकेटरी ऑर्डर पास्ड इन एनी अपील, किसी भी अपील में, इंक्वायरी या ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, किसी में भी अगर ऐसे होती है तो अपील के टाइम कह सकते हैं, इंक्वायरी के टाइम कह सकते हैं, या कोई ट्रायल चल रही हो, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, इस टाइम अगर कोई इंटरलॉकेटरी ऑर्डर पास किया जाता है तो उस पर रिवीजन की पावर नहीं होगी, रिवीजन की पावर अप्लाई नहीं होगी। ये है सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। अब समझते हैं कि इंटरलॉकेटरी ऑर्डर होते क्या हैं। तो आप वैसे तो सीआरपीसी के अंदर इंटरलॉकेटरी ऑर्डर की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे रखी है, लेकिन इसको किस तरीके से समझा जा सकता है। ये एक ऐसे ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर समझ लो, या आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई वे में समझना चाहते हो तो ये एक तरह का ऐसा डिसीजन होता है जो कोर्ट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, जब केस चल रहा होता है तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग किसी पर्टिकुलर चीज को लेके कोर्ट अपना ऑर्डर देता है कि हाँ नेक्स्ट चीज पे ये होगा और आज इस चीज को माना जाए या ना माना जाए। उस पर्टिकुलर डिसीजन को ऑर्डर कहा जाता है। तो इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स वो ऑर्डर होते हैं जो कि अपने आप में फाइनल नहीं होते, या अपने आप में किसी भी अक्यूज्ड या किसी भी पर्सन का लीगल राइट्स को डिसाइड नहीं करते। क्योंकि अगर लीगल राइट्स डिसाइड होता है किसी भी ऑर्डर में बिटवीन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, तो आप उस लीगल राइट, अगर कोई आपका लीगल राइट के अगेंस्ट डिसीजन आता है प्रोसीडिंग के टाइम में, तो आप बेशक बिना किसी शक के, अगर वो अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ है और बैड इन लॉ है, तो आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसे ऑर्डर होते हैं जो कोर्ट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग देते हैं, बट ये किसी भी तरीके से अक्यूज्ड के का फाइनल या इंटरमीडिएट लीगल राइट डिसाइड नहीं करते। अब आप इसको एक थोड़ा और एग्जांपल लेके समझते हैं। अब आप ये समझें कि कोई अक्यूज्ड है जो कि जेल के अंदर है, और सब सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 167 किस बारे में डील करता है? वो डील करता है कि आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा। डिफॉल्ट बेल मतलब आपको एक टाइम पीरियड तक अगर पुलिस चार्जशीट सबमिट नहीं करती है तो आपको बेल दे देना चाहिए। ये आपका एक राइट है।
एक डिफॉल्ट बेल राइट होता है और एक होता है रेगुलर बेल। अगर डिफॉल्ट बेल को आपके अगेंस्ट डिसाइड किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है कि नहीं आपके पास डिफॉल्ट बेल है ही नहीं, तो आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं ऐसे डिसीजन, ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट। लेकिन एक नॉर्मल बेल वो आपका राइट नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल एक तरह से लीगल राइट है, लेकिन वो एक ऐसा लीगल राइट नहीं है जिसकी वजह से फाइनल डिसीजन, फाइनल जजमेंट पे कोई असर पड़ेगा। तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स वो ऑर्डर हो जाते हैं अगर बीच में कोई हल्का सा राइट या कुछ डिसीजन भी आता है तो वो ओवरऑल आपके फाइनल जजमेंट या फाइनल लीगल राइट्स को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो प्रोसीडिंग का पार्ट था। किस लिए किया जाता है ऐसे ऑर्डर, किस लिए दिए जाते हैं? ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि लीगल फंक्शन थोड़ा सा जल्दी हो जाए। कुछ तरह के एग्जाम्पल आप देखो, जैसे कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर किस तरह के होते हैं। बेल को कैंसिल करना या बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना भी एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स है। केस का अर्जनमेंट करना, आज जज साहब नहीं सुनेंगे कल सुनेंगे, कोर्ट कल इसको सुनेगी, कुछ कारण है जिसकी वजह से आज नहीं सुन सकते कल सुनेंगे, ये भी एक तरह से इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। किस विटनेस को सम्मन कर दिया, सम्मन करने का ऑर्डर दे दिया, ये भी एक तरह से। इसमें क्या है कि अक्यूज का कोई लीगल राइट डिसाइड नहीं हो रहा कि भाई उसके ऊपर जो चार्ज लगे थे उसमें कोई फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। कोई रिपोर्ट को कोर्ट ने मंगवा लिया, आप ये नहीं कह सकते रिवीजन में फाइल करके कि नहीं आपने जो ये रिपोर्ट मंगवाई है गलत मंगवाई है, या आपके पास तो पावर ही नहीं है। बेल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था जिसके अंदर जो एक केस के अंदर डिसाइड किया गया था, उस केस का नाम था मधु लिमाय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसके अंदर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ था, क्वेश्चन आया था कि वेदर बेल इज अ इंटरलोकेटरी ऑर्डर और नॉट। तो इसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि बेल एक तरह से इंटरलोकेटरी ऑर्डर माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई एग्जैक्ट हम डिफरेंस नहीं कर सकते कि ये चीज इंटरलोकेटरी में ही आएगी और ये नहीं आएगी। ऐसे कुछ ऑर्डर होते हैं जो कि ना तो इंटरलोकेटरी हो जाते हैं और ना ही फाइनल होते हैं। तो आज आपको होपफुली ये समझ में आया होगा कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स कौन से होते हैं, और ये भी समझ में आया होगा कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के अगेंस्ट हम रिवीजन में नहीं जा सकते।